तो मेरे वीडियोस पे जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं ना, उसमें कमेंट से ज़्यादा तो उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चन भी एक चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और मेरे को इतना भी टाइम मिल नहीं पाता कि मैं हर एक क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करता रहूँ, क्योंकि आपको पता है मैं अभी नया नया मूव हुआ हूँ यूरोप में। तो अभी मैं मोस्टली यहाँ पे अपनी सेटिंग में या फिर अपना डॉक्यूमेंटेशन में ही लगा रहता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, या फिर जिसको कहो कि क्वेश्चंस हैं, एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनका मैं जवाब देता हूँ। तो वीडियो का थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वैसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये जो पिछले 2 साल में जब से ये पैंडेमिक आया है, तब से ज़्यादा चाल चलन आया है इस ब्लॉगर का, ब्लॉगिंग का। उससे पहले भी लोग होते थे, पर लिखने में ज़्यादा विश्वास करते थे। यूट्यूब पे इतने इंडिया साइड से या फिर अपने साउथ एशिया से इतने ब्लॉगर्स नहीं होते थे, और होते भी थे तो उनको इतने ज़्यादा देखने वाले लोग नहीं होते थे, तो इतना ज़्यादा पब्लिक में नहीं आ पाती थी ये बात। लेकिन जब से पैंडेमिक आया, लोग घर में आके बैठे और उन्होंने देखना शुरू किया कि ऐसा यूट्यूब पे क्या कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे सब ब्लॉगर्स निकल के सामने आए, जिनको देख के आपके और मेरे काफ़ी लोगों के ज़्यादा मन में ऐसी इच्छा बैठी कि यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं यार, ये और कितनी सही चीज़ है कि हम ब्लॉगर बन के हम दुनिया घूम सकते हैं, हम नए नए लोगों से मिल सकते हैं, और साथ ही हम इससे अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी निकाल सकते हैं। तो इस कारण से ये व्लॉगिंग स्पेशली और ये ट्रैवल व्लॉगिंग लास्ट 2 साल से इतनी ज़्यादा चाल चलन में आ गई कि अब हर बंदा, हर दूसरा ट्रैवलर व्लॉगर बनना चाहता है, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि ये दुनिया इतनी बड़ी है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, इतने सारे खूबसूरत किस्से हैं, जिनको सुनने के लिए हम जितने भी कान ले आएँ, जितने भी व्लॉगर्स ले आएँ और जितने भी कैमरे ले आए, वो कम ही पड़ेगा। तो इसमें कभी कंपटीशन नहीं होने वाला। मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर कोई भी व्लॉगर बनना चाहता है, कोई भी, चाहे वो वीडियो यूट्यूब व्लॉगर बनना चाहता हो, चाहे वो इंस्टाग्राम बनना चाहता हो, बस वो दुनिया की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाए, यही मेरी कामना है। तो इसी व्लॉगर बनने के सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हमारे को क्या क्या कैमरे का इक्विपमेंट चाहिए, आप क्या क्या यूज़ करते हो, और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या ख़रीदना चाहिए। बाकी हमें ट्रैवल स्टार्ट करना है तो हमें ज़्यादा खर्चा किस पे करना चाहिए, हम अपने इक्विपमेंट पे खर्चा करें या फिर हम अपने जो हमारा ट्रैवल प्लान है हम उस पर ज़्यादा खर्चा करें। तो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इक्विपमेंट पे क्या कुछ खर्चा आ सकता है, मैं क्या कुछ इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे अब अराउंड आई थिंक 2 या 3 साल हो चुके होंगे व्लॉगिंग करते हुए। तो मैं क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, और साथ ही नया बंदा जो एक बजट बैकपैकर है, बजट ट्रैवलर है, बजट व्लॉगर है, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे कम बजट में अपना जो मिनिमम जो उसका इक्विपमेंट का सेट है वो क्या हो सकता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वो बताऊंगा, और जो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो भी दिखाऊंगा। और साथ ही हम बात करेंगे कि हमारे को ट्रैवल पे हमारे को कितना मिनिमम हमारे को बजट चाहिए कि अगर हम ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहें तो गाइस पहले हम बात करेंगे कि मैं कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ और कैसे मैंने टाइम के साथ साथ अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड किया है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और मैं अब इस लेवल पे आके मैं अब कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं। तो अगर मैं बात करूँ मेरे यूट्यूब करियर की, तो मैंने अपने मैंने जो व्लॉग डाला था वो मैंने अपना पहली जो सीरीज़ शूट की थी वो थी साल 2019 में, और वो मैंने पहला ट्रिप किया था थाईलैंड और वियतनाम का। और जहाँ मुझे कुछ पक्का भी नहीं था कि मुझे व्लॉगिंग करनी है नहीं करनी, मैं अभी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में था, बस मैंने अपना पहला इंटरनेशनल ट्रिप प्लान किया था, और तब तक मैंने किसी को देखा भी नहीं था कि ये ट्रैवल व्लॉगिंग होती क्या है क्या नहीं होता। बस मेरे को ये था कि उससे पहले मैं फ़ोटोज़ खींचता होता था, तो मुझे ये था कि चलो कोई बात नहीं, अब इस बार मैं वीडियोज़ बना के देखूँगा। तो तब मैंने अपना सोचा, और जब मेरी फ़्लाइट की टिकट बुक हो गई, सब कुछ हो गया, तब तक भी मेरा डिसाइडेड नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग के पर्पज़ से जाने वाला हूँ। मैं सिर्फ घूमने जाने वाला था, मेरा सिर्फ 3 हफ्ते का प्लान था, जिसमें मेरे को थाईलैंड और वियतनाम भी 2 कंट्रीज़ घूम के आनी थी। तो ट्रिप पे जाने से पहले मैं जो भी कैमरा यूज़ करता था वो मेरे पास सिर्फ एक मेरा फ़ोन था, और वो मेरा MI का कुछ फ़ोन था, आई थिंक 7-8 हज़ार का कोई फ़ोन आता होगा, मुझे अब इस टाइम याद नहीं है, Note 1 Note 2 कुछ ऐसे करके कोई फ़ोन आता था, जिसका कैमरा कुछ खास नहीं था, लेकिन उस टाइम पे इतनी ऑप्शंस भी नहीं होती थी और हम लोगों को कैमरे का पता भी नहीं होता था। तो मैंने उससे मोबाइल से ही सोचा कि चलो ठीक है, इसी से ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उस टाइम पे सेलफोन की जो स्टेबिलिटी थी वो बहुत ख़राब होती थी। साथ ही मैंने यूट्यूब पे 1-2 कुछ वीडियोज़ देखे, जिसमें मुझे लोगों ने सजेशन दिया कि आप अगर एक गिम्बल यूज़ कर लेंगे अगर किसी भी मोबाइल के साथ, तो वो एक सिनेमेटिक फुटेज बनाने के बहुत ज़्यादा काम आ सकता है और एक बहुत अच्छी वो आपको फील ले सकता है। तो मैंने अपने पहले ट्रिप के लिए जो मैं लेके गया था वो मेरे पास एक फ़ोन था, साथ ही मैंने एक DJI का जो गिम्बल आया था, जो सबसे पहला मॉडल आता था मोबाइल गिम्बल का, आई थिंक ओस्मो मोबाइल 1 नाम था उसका,
वो वाला मैंने गिम्बल ख़रीदा था, लगभग 7-8 हज़ार का मैंने वो गिम्बल ख़रीदा था। और उस टाइप पे मैंने कुछ एक माइक्रोफ़ोन यूज़ किया था ताकि मेरी आवाज़ सीख जा सके। ये इस टाइप का कुछ माइक्रोफ़ोन था, ये यहाँ पे कॉलर पे लग जाता था और ये जाके सीधा फ़ोन में अटैच हो जाता था। तो इस टाइप का कुछ सेटअप था जो मैंने अपने पहले ट्रिप पे यूज़ किया था। लेकिन सोच के तो क्या गया था, लेकिन हुआ क्या, मेरा प्लान तो था कि फुल ऑन व्लॉगिंग करेंगे, सबको लोगों को बताऊंगा चीज़ों के बारे में। लेकिन जब कैमरा के सामने मैं पहली बार आया तो भाई लिटरली हिल गया था। मेरे को कभी मैं कैमरे को फेस ही नहीं कर पा रहा था। जब आसपास लोग होते थे उनके सामने मेरे से कैमरा ही नहीं उठ पाता था। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ देखी होगी तो आपको पता होगा कि मोस्टली आई थिंक उस पूरी सीरीज़ में मैंने अराउंड 15 वीडियोस बनाए होंगे। लेकिन उन सब वीडियोस में से इनिशियली जो 10 से 12 वीडियोस थे उनमें तो मैं कैमरे के सामने ही नहीं आ पाया था। मैं खाली जगहों की फ़ोटोज़ खींचता था, वीडियोस बनाता था और उसी को ही कंपाइल करके उनके व्लॉग्स बनाता था। कैमरे को मैं फेस ही नहीं कर पाया था। लास्ट के कुछ वीडियोस में मैंने कोशिश की थी जिसमें मैं कैमरे को फेस करूं, उसमें भी मैं कोशिश यही रहती थी कि अकेली जगह पे जाके मैं कैमरे को फेस करता था और तब भी समझ नहीं आता था कि किस साइड पर देखना है, किस साइड पर नहीं देखना। तो हर किसी का व्लॉगिंग करियर ऐसे ही स्टार्ट होता है। कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता है कि भाई कैसे कैमरा पकड़ना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आप सीखते हैं। तो ये बात हुई मेरा पहला व्लॉगिंग सेटअप की, जिसमें कुछ खास मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। और उसके बाद मैं वो ट्रिप करके वापस आया और मैं उस टाइम लैपटॉप भी कोई ऐसा खासा यूज़ नहीं कर सकता था जिसमें मैं वीडियो को एडिटिंग कर सकूं, और पता भी नहीं था कि वीडियो को एडिट करते कैसे हैं। तो मैं सिर्फ उसको सारे डाटा को अपने फ़ोन में या फिर पेन ड्राइव में किसी ना किसी तरीके से उसको स्टोर करके कुछ डाटा मैं अपनी ड्राइव पे डाल देता था। कैसे ना कैसे करके मैं उन 14-15 वीडियोज़ का कंटेंट लेके वापस पहुँचा था इंडिया। और उसके बाद मैंने उसको अपने फ़ोन से और अपने लैपटॉप में कुछ फ्री एप्लीकेशंस आती हैं, मेरे पास एक बहुत पुराना लैपटॉप होता था, उसको यूज़ किया मैंने। क्योंकि अभी मैं स्टेज पे नहीं था कि मैं इसमें कुछ बहुत ज़्यादा पैसे डालूँ, इन्वेस्टमेंट करूँ। पहली बार वीडियोस बनाए थे और पता भी नहीं था कि वो वीडियोस चलेंगे या नहीं। तो मैंने जो मेरा पुराना लैपटॉप ही होता था उसी में ही एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाला था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उस सॉफ्टवेयर का नाम होता था स्पॉट नाम से आई थिंक कोई सॉफ्टवेयर था। और वो सिंपली जो छोटे छोटे वीडियोस बनाने के लिए होता था। तो मैंने उसको यूज़ करके कुछ उसके वीडियोस बनाए और उसको मैंने अपने पहली बार यूट्यूब पे अपना डाला। और तो लोगों की तरफ से जो जानने वाले थे उन्हीं लोगों ने देखा, क्योंकि उस टाइम पे वो कंटेंट कुछ ऐसा खास नहीं था कि वो वायरल हो जाए और लोग उसको देखें। तो मेरे जो अपने चाहने वाले दोस्त थे और जो रिश्तेदार वगैरह थे वही लोग देखते थे। वो लोग तो अप्रिशिएट करते ही थे, चाहे उनको अच्छा लगे ना लगे, बस वो बोल देते थे कि हाँ यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया है तूने, बहुत अच्छा काम किया है। तो उसको देख के अप्रिशिएशन मिला। लेकिन उस टाइम मेरा कुछ सब्सक्राइबर गेन नहीं हो पाया था। आई थिंक वो दोनों सीरीज़ डाल के भी मैं शायद 500-700 या इवन 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया हूँगा। लेकिन सेटअप मैंने उस टाइम तक यही यूज़ किया था। उसके बाद की जो सीरीज़ मैंने धीरे धीरे की उसमें मैंने अपने सेटअप को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू किया। और आज मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो पहले बात करता हूँ मैं मेरे कैमराज़ की, मैं कौन कौन से कैमरा यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली सीरीज़ में तो पहली 2 सीरीज़ में मैंने अपने खाली मोबाइल से शूट किया था। उसके बाद मैंने वापस आके मैंने कुछ इंडिया में कुछ सीरीज़ बनाई जिसमें मैं उत्तराखंड में ही कुछ व्लॉग शूट करता था। वो भी मैंने खाली अपने फ़ोन और उसी गिम्बल की मदद से बनाया। उसके बाद जो मैंने अपना पहला कैमरा ख़रीदा था वो था कुछ ऐसा कैमरा। ये DJI का एक्शन कैमरा है जो आई थिंक जिसकी कॉस्टिंग लगभग आती है 20,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास। आई थिंक ये $300 के आसपास रहता है, $250 $300 के आसपास इसके बीच में रहता है ये। तो मैंने जो कैमरा ख़रीदा था वो मैंने ये वाला ख़रीदा था। लेकिन ये अब सेकंड हो चुका है क्योंकि मेरा वो वाला जो कैमरा था वो मेरा एक किर्गिस्तान में मेरा एक बार बैग चोरी हो गया था, तो उसमें मेरा वो कैमरा निकल गया था। बट ये वाला मेरा पहला कैमरा था जिसकी कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी। ये भी एक मतलब GoPro को टक्कर देने वाला कैमरा है क्योंकि इसमें दोनों स्क्रीन रहती हैं, एक पीछे वाली स्क्रीन भी रहती है और एक आगे वाली स्क्रीन भी रहती है। इससे कि हम अगर व्लॉगिंग करते हैं तो हमारे को पता रहता है कि हमारे फ्रेम में क्या कुछ आ रहा है, हमारे फ्रेम में बैकग्राउंड आ रहा है या फिर और लोग आ रहे हैं कि नहीं। तो इससे व्लॉगिंग करना आसान हो जाता है। तो एक बजट के लिए ये वाला कैमरा काफ़ी अच्छा था। और उस टाइम पे GoPro लेने की मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं GoPro उस टाइम 35-40 हज़ार का आता था, जो भी उस टाइम 8 या 9 चल रहा था आई थिंक। तो तब मैंने ये वाला प्रेफर किया था कि ये वाला कैमरा लूँ। तो इस कैमरे के साथ साथ मैं यूज़ करता था मेरा फ़ोन। तो उस टाइम तक आते आते मैंने अपना फ़ोन भी अपग्रेड कर लिया था।
तो ये कुछ ये वाला आई थिंक OnePlus 7T फ़ोन है। ये एक स्पेशली कैमरा फ़ोन ही है। OnePlus के फ़ोन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं कैमरा के लिए, या तो एप्पल के फ़ोन होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन जब हम एंड्रॉयड में आते हैं तो उस टाइम पे आई थिंक OnePlus की क्वालिटी कैमरा के हिसाब से वीडियो मेकिंग या फ़ोटो मेकिंग के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो उस टाइम पे मैंने OnePlus ये 7T ख़रीदा था, जिसको मैं यूज़ करता था अपने उसी गिम्बल के साथ ही, और साथ में मेरे पास ये वाला कैमरा हो गया था। तो इन दो चीज़ों की मदद से मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ रिकॉर्ड किए। फिर उसके बाद किर्गिस्तान के ट्रिप पे मेरा वो DJI का जो कैमरा था वो चोरी हो गया था, और साथ में मेरे उसमें और भी कुछ मेरे माइक्रोफोन्स वगैरह थे, वो सब भी चोरी हो गए थे। अब मेरे पास कौन से माइक्रोफोन है वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक बार अपना एक कैमरे का कोटा पूरा कर लेता हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने मेरा वहाँ पे जब DJI वाला एक्शन कैम चोरी हो गया तो उसके बाद मैंने वहाँ पे एक GoPro ख़रीदा था, क्योंकि मेरे को अपनी व्लॉगिंग तो कंटिन्यू करनी ही थी, और वहाँ जाके मैं एकदम से अब ट्रिप वापस भी नहीं आ सकता था कि सारा ट्रिप अपना कैंसिल करके वापस आ जाऊँ, क्योंकि मेरा कैमरा खो गया। तो वहाँ पे अराउंड मैंने आई थिंक जितना मुझे याद है $500 के आसपास मैंने अपना अगला कैमरा ख़रीदा था, जो कि था GoPro Hero 9। तो ये GoPro Hero 9 मैंने वहीं से ख़रीदा था। इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आई बॉट चीपेस्ट GoPro इन किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक से मैंने ये ख़रीदा था, लगभग 35,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास पड़ा था। तो अभी तो मैं इसमें काफ़ी चीज़ें और भी मैंने एक्सटर्नल इसमें लगा रखी है, जैसे कि ये मीडिया मोड होता है, जिससे इसकी वॉइस क्वालिटी बड़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि ये जो इसमें लगा हुआ है ये इसका एक माइक्रोफोन है। तो ये GoPro की एक्सेसरी होती है, इसको हम मीडिया मोड कहते हैं। तो इसको मैं अगर आपको डिसअसेंबल करके दिखाऊंगा तो आपको और बेटर पता लग पाएगा कि क्या कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो बेसिकली ये जो सेटअप है GoPro Hero 9 का, तो मेन ये वाला तो है, ये तो इसका कैमरा हो गया जिसमें यहाँ इसकी बैटरी डलती है, और साथ ही में मैं इसका मैंने कुछ टाइम बाद मैंने इसका ये मीडिया मोड लिया था। ये भी एक GoPro का ही एक प्रोडक्ट है, GoPro कंपनी का ही प्रोडक्ट है। तो इसमें हमारे को ऑप्शन मिलता है कि हम इसमें एक्सटर्नल जो हमारे पास माइक्रोफोन है वो अटैच कर पाएँ, क्योंकि अदरवाइज़ अगर सब GoPro में देखोगे तो आप इसमें आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन अटैच नहीं कर सकते। और वैसे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मोस्टली लोग इसको बिना मीडिया मोड के या बिना एक्सटर्नल माइक के यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी थोड़ा इच्छा थी और मेरे पास शायद थोड़ा बजट भी था उस टाइम पे, मेरे पास सेविंग्स थी, तो मैंने प्लान किया कि मैं इसको अपग्रेड करूँगा। साथ ही उस टाइम पे मेरे कुछ वीडियोस चलने शुरू हो गए थे, तो इस वजह से मेरे पास थोड़ा सा कैश फ्लो आने लग गया था, जिसकी वजह से मैंने इसका ये ख़रीदा था। तो ये भी इसकी कॉस्टिंग भी मुझे अराउंड आई थी आई थिंक 10,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास इसकी में वो कॉस्टिंग आई थी। इसको मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से, और साथ ही मैं इसके यूज़ करता हूँ ये एक सेल्फी स्टिक कह लो या फिर मोनोपोड कह लो। तो इससे इतनी मेरी इसकी हाइट बन जाती है और इसको कैरी करने में या फिर व्लॉगिंग करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये स्टिक तो मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, इससे पहले मेरे पास एक दो और भी स्टिक थी, लेकिन कुछ गुम हो गई, कुछ टूट गई, तो ये चीज़ तो चलती रहती है। और इसकी जो एस्टिमेट कॉस्टिंग वो आती है वो लगभग 400, 500, 600 रुपये ऐसे करके आती है। क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, वो आपको अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितने लेंथ की चाहिए। बट मेरे हिसाब से मुझे जहाँ तक दिखता है वो इतनी लेंथ की ठीक होती है। पहले मैं इसमें एक यूज़ करता था जिसमें इसके नीचे एक ट्राईपॉड बन जाता था, तो ये खुलता था और इसको घुमा के लगाते तो यहाँ पे एक ट्राईपॉड बन जाता जिससे हम इसको खड़ा भी कर सकते थे। तो वो मेरा काफ़ी फेवरेट था, लेकिन वो मुझे काफ़ी टाइम से मुझे मिल नहीं पा रहा, तो वो मैंने आई थिंक दुबई से ख़रीदा था, वो भी मेरा चोरी हो गया था। तो अभी फिर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। तो ये वाला इसमें GoPro अटैच करके और मीडिया मोड अटैच करके ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और अभी तक के मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग जो मैंने की होगी वो मैंने इसी से ही की होगी। और क्योंकि GoPro काफ़ी हैंडी रहते हैं, कहीं भी निकाल लिया, वाटर प्रूफ रहते हैं, और काफ़ी मतलब वेदर में काफ़ी ख़राब वेदर में भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बैटरी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इस वजह से ही ये मेरा साथी रहा है हमेशा के लिए कि जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड किए हैं। इंडिया में काफ़ी बार मैं कुछ सिनेमैटिक वीडियोस भी बनाता था जिसमें मैं काफ़ी अच्छे तरीके से हाई क्वालिटी 4K रेजोल्यूशन में दिखाने की कोशिश करता था कि चीज़ें कितनी सुंदर हैं, कोई नेचर की ब्यूटी हो गई। तो उस टाइम पे मैंने परचेज़ किया था एक ये DJI का ड्रोन भी, आपने शायद लास्ट कुछ वीडियो में देखा होगा कि ये एक ड्रोन है DJI का, Mavic मिनी कहते हैं इसको। अब तो इसका सेकंड मॉडल भी आ गया है, लेकिन ये वाला फर्स्ट मॉडल है। इसको मैंने लगभग ख़रीदा था आई थिंक अराउंड 50-55 हज़ार इंडियन रुपीज़ के आसपास, दिल्ली से ही इसको मैंने ख़रीदा था। तो इसमें तब तो इसके तो बैटरीज़ वगैरह भी आई थी, 3 बैटरीज़ थी, चार्जर थे। लेकिन मेरा जब किर्गिस्तान में मैंने आपको बताया मेरा बैग चोरी हुआ था, तो उसमें मेरे इसकी बैटरीज़, इसके चार्जर और भी कुछ एक दो चीज़ें थी जो मेरी इसमें गुम हो गई थी। तो इसको तो हालांकि मैं आई थिंक ये मेरा वेस्ट खर्चा ही है, मैंने इसको कभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया,
तो खाली इंडिया में ही इसको मैंने यूज़ किया, क्योंकि इंटरनेशनल कंट्रीज़ में काफ़ी बार इमिग्रेशन पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से काफ़ी कंट्रीज़ में ड्रोन ले जाना एक क्राइम है, कि इलीगल है बिल्कुल ही चीज़, तो उसलिए और हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं ड्रोन फ्लाइंग के लिए, तो इतना ईजी नहीं होता ड्रोन हर जगह ले जाना और हर जगह पे रिकॉर्ड करवाना। तो इंडिया में रहते हो तो मैं इसको काफ़ी यूज़ करता था, लेकिन इंटरनेशनल व्लॉगिंग में इतना टाइम भी नहीं मिलता है। आप अगर व्लॉगिंग करते हो या फिर आगे करोगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप एक ऐसी एक्सट्रीम ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, नई नई जगह पे जा रहे होते हो, तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप एक ड्रोन निकालो, इसके पूरे प्रोपेलर सेट करो, इसको उड़ाओ और फिर इसकी फुटेज को एडिट करो, उसके साथ मैच करो अपने वीडियोज़ का। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर आप सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियोस बनाते हो तो आप इसको ऐड कर सकते हो कि आप ड्रोन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ व्लॉगिंग करना चाहते हो, मेनली आप लोगों के कल्चर्स दिखाना चाहते हो, लोगों से मिलवाना चाहते हो, तो उसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी तो इस पर लगा देना कांटा और खामखा का खर्चा ही है ये। फिर मेरे जब वीडियोस काफ़ी ठीक ठाक चलने लगे, मेरे को उनसे कुछ रेवेन्यू आने लगा, और भी मैं जो अपनी बिज़नेस में साथ में करता था, मैं एक अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि मैं क्या क्या बिज़नेस करता आया था। तो अभी मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि मेरे को उससे भी ठीक ठाक रेवेन्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अब मेरे को गोप्रो से आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने एक नेक्स्ट लेवल का कैमरा ख़रीदा था जो इससे अपर लेवल का होता है। तो मैंने ख़रीदा था एक सोनी का अल्फ़ा 6400 कैमरा, जो कि एक मिररलेस कैमरा है और अपनी क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। अभी भी जो आप ये वीडियो देख रहे हो या आप उसी की मदद से देख रहे हो, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन बस ये है कि अगर आप ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे गोप्रो ज़्यादा बेटर इसलिए रहता है क्योंकि छोटा है, उसको सेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेंस वगैरह को इतनी फिट करना पड़ता है। लेकिन जो मिररलेस कैमरे हैं इनको थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लगता है, बैटरी इनकी ज़्यादा लास्ट नहीं करती। लेकिन एक जगह पर जहाँ इनका फ़ायदा ये होता है कि ये आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, एक काफ़ी क्रिस्प क्वालिटी। आप देखोगे जो अच्छे अच्छे व्लॉगर्स हैं वो आजकल इस पे शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर ये कैरी करने में बल्कि भी होते हैं। तो जहाँ इनकी एडवांटेजेस होती हैं वहाँ इनकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो मैंने ये सोनी अल्फ़ा 6400 कैमरा ख़रीदा था, जिसकी मेरे को कॉस्टिंग अराउंड आई थी आई गेस 70,000 या 80,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास का मैंने ये कैमरा ख़रीदा था, जिसको मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ। जैसे कहीं मेरा कुछ प्लान्ड इवेंट होगा, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आराम से बैठ के बना रहा हूँ, स्टूडियो के अंदर बैठ के बना रहा हूँ, तो इजीली बन जाती हैं। लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हुए आप इनको यूज़ करो तो थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। साथ ही अगर मैंने किसी का इंटरव्यू करना होता है तो कहीं पे बैठ के एक अच्छी लोकेशन पे कर रहे हैं, ऐसी जगह पे मैं इस कैमरा को यूज़ करता हूँ, सोनी अल्फ़ा 6400 को। अदरवाइज़ मोस्टली जो मेरा साथी रहता है वो गोप्रो ही रहता है। काफ़ी सिनेमैटिक रिकॉर्डिंग इस फ़ोन से जो मैं करता हूँ वो मैं इस फ़ोन से, क्योंकि गोप्रो से आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की उम्मीद नहीं लगा सकते, और मिररलेस कैमरा मैं हर जगह कैरी नहीं करता हूँ। तो मैं उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल काफ़ी हैंडी रहता है, तो मोबाइल से काफ़ी कोशिश करता हूँ मैं कुछ वीडियोस बनाने की, काफ़ी सिनेमैटिक शॉट्स भी लेने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें मेरी हेल्प करता है कि ये गिम्बल है, जो मैंने स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि जो मैंने अपनी पहली सीरीज़ में गिम्बल लिया था वो था DJI का मोबाइल 1, बट ये वाला मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा था। आई थिंक इसको 6-8 महीने हुए होंगे, पर इस यूज़ मैंने इसको भी ज़्यादा नहीं किया। ये है DJI OM 4, उसी का ही मॉडल है, लेकिन DJI कंपनी का ही मॉडल है, लेकिन थोड़ा अपग्रेडेड 3-4 मॉडल और आगे उसके बाद आया है। तो ये इसको भी मैंने अराउंड 10-11 हज़ार के आसपास ख़रीदा था, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता। तो अब इतना सारा इक्विपमेंट देख के अब आप ये मत सोचना कि आपको भी व्लॉगिंग शुरू करने के लिए इतना हज़ारों लाखों का खर्चा करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरे पास बजट था और मेरे को शौक़ भी है फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का, तब मैंने इन्वेस्ट किया। इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक बहुत सस्ता सेटअप भी बताऊंगा कि स्टार्टर्स के लिए कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा आपको बजट में आपको एक सेटअप पड़ेगा जिससे आप अपना व्लॉगिंग करियर का स्टार्ट कर सकते हैं। बात करेंगे माइक्रोफोन्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली जब मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी, मैंने व्लॉगिंग करियर स्टार्ट किया, तो मैं कुछ इस टाइप का माइक्रोफोन यूज़ करता था, क्योंकि आमतौर पे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके कैमरे कुछ खास अच्छे होते नहीं हैं। लेकिन आजकल जो जैसे एप्पल्स के फ़ोन आ रहे हैं या फिर इवन वन प्लस के फ़ोन आ रहे हैं, इवन सैमसंग के भी जो फ़ोन आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो चुकी है। तो उनमें इनबिल्ट जो उनका माइक होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन जब जिस टाइम पर मैं यूज़ करता था तो उस टाइम पर ज़रूरत थी कि हमारे को एक्सटर्नल माइक लगाने की, तो इस टाइप का माइक मैं यूज़ करता था। ये लगभग 300-400 रुपये का आता है। और फिर उसके बाद मैंने इसको अपग्रेड किया, तो उसके बाद मैंने गोप्रो यूज़ करना शुरू किया, या फिर मैंने जब DJI का एक्शन कैम यूज़ करता था तो उसमें मैंने इनिशियली जो मैंने उसमें माइक यूज़ किया तो एक रोड कंपनी का आता है माइक्रो मिनी, तो
तो वो माइक्रोफ़ोन मैंने यूज़ करना शुरू किया, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड मुझे आती है 4 से 5,000 रुपये इंडियन रुपीज़ के आसपास। ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाता है या फिर हर मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है और रोड कंपनी जो है वो जानी जाती है अपनी साउंड क्वालिटी के लिए। इवन प्रोफेशनल्स भी रोड कंपनी के माइक्रोफ़ोन या फिर जो स्पीकर्स होते हैं, इस टाइप का जो इक्विपमेंट होता है, साउंड इक्विपमेंट यूज़ करना पसंद करते हैं। तो रोड का जो सबसे नीचे वाला मॉडल आता है वो ये माइक्रो मिनी वाला ही आता है, सबसे सस्ता मॉडल, और जो कि मैंने यूज़ करना शुरू किया और काफ़ी टाइम पे मैं इसको यूज़ करता हूँ। इवन अभी भी जो आप कैमरे में आवाज़ सुन रहे हो, ये मेरी उसी अब रोड के माइक्रो मिनी से सुन रहे हो। तो ये बहुत पुराना माइक्रोफोन है जो मेरे पास अभी तक ज़िंदा है। फिर इसके बाद मैंने अपने साउंड को और डाइवर्सिफाई करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैं काफ़ी दूर से रिकॉर्डिंग करना चाहता था, तो उस टाइम पे ये वाले माइक्रोफ़ोन काम नहीं करते, क्योंकि वायर्ड माइक्रोफ़ोन की वायर इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती कि आप अराउंड 30-40 मीटर दूर से रिकॉर्डिंग कर पाओ। और जो माइक्रो मिनी, रोड का माइक्रो मिनी नॉर्मल माइक होता है, तो उसमें भी इतनी दूर से आवाज़ आपकी नहीं कैच कर पाती। तो मैंने यूज़ करने शुरू किए थे वायरलेस माइक्रोफ़ोन। तो सबसे पहले जो मैंने वायरलेस माइक्रोफ़ोन ख़रीदा था वो था रोड का, आई थिंक रोड गो आई थिंक मैंने यूज़ करना शुरू किया था, जिसकी कॉस्टिंग मुझे अराउंड आई थी 20,000 रुपये, जिसमें एक ट्रांसमीटर होता था, एक सेंडर होता था। तो वो मैंने काफ़ी टाइम तक यूज़ किया, उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। जैसा कि मैंने बताया कि रोड के माइक्रोफोन्स बहुत अच्छे होते हैं। तो लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरा वो किर्गिस्तान में बैग चोरी हुआ, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे माइक्रोफोन भी उसमें थे, तो मेरे रोड के वो माइक्स गुम हो गए थे। तो उसके बाद जब मैंने वो ट्रिप ख़त्म किया, तो वो ट्रिप तो मैंने मोस्टली गोप्रो से ही कर लिया, और बिना किसी माइक्रोफोन के, खाली गोप्रो का माइक ही चलता था और कोई दूसरा माइक मैंने यूज़ नहीं करता था एक्सटर्नल। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस इंडिया आया तो मेरे को फिर से वायरलेस माइक्रोफ़ोन लेने शुरू की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मैं स्टूडियो में भी काफ़ी रिकॉर्डिंग करता था। तो उसके बाद मैंने एक ये लेंसगो कंपनी करके है, इस कंपनी के मैंने माइक्रोफ़ोन ख़रीदे। इसमें एक्चुअली 2 ट्रांसमीटर होते हैं, मतलब 2 लोग के, अगर मैं किसी का इंटरव्यू कर रहा हूँ तो 2 लोगों के मैं के साथ मैं माइक्रोफ़ोन अटैच कर सकता हूँ, और एक ये रिसीवर होता है जो मेन कैमरा में जाके अटक जाता है। तो इसकी कॉस्टिंग जो मुझे आई थी वो अराउंड 10,000 के आसपास आई थी। इवन दो इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि रोड की होती है। ये रोड मानी हुई ब्रांड है, ये तो अभी आई थिंक कोई नई चाइनीज़ ब्रांड होगी, तो या फिर आई थिंक कोरियन होगी, आई एम नॉट श्योर। तो लेकिन इसकी कॉस्टिंग इतनी कम थी और उसकी ज़्यादा थी। इवन दो इसमें 2 ट्रांसमीटर थे, उसमें तो एक ही ट्रांसमीटर होता था, लेकिन वही क्वालिटी की बात होती है। तो अभी मैंने थोड़ा सा बजट में रहने के लिए, और साथ ही मुझे इसमें 2 माइक्रोफोन मिल रहे थे, 2 ट्रांसमीटर मिल रहे थे, तो इस वजह से मैंने ये वाला परचेज़ किया, जिसकी भी मेरे को अभी ज़रूरत होती है। लेकिन मेनली इसकी मैं किसी इंटरव्यू के टाइम पर या फिर कभी मुझे बहुत दूर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, तब मैं इन माइक्रोफोन्स को यूज़ करता हूँ। तो गाइज़ ये तो बात हुई अभी कैमरा इक्विपमेंट की और माइक्रोफोन्स की। आई नो ये वाला इस टाइप का इतना महंगा इक्विपमेंट, इसकी कॉस्टिंग ये आई थिंक अगर मैं रफली भी एस्टिमेट करूँ तो अराउंड 3 लाख के आसपास होगी मेरे इस इक्विपमेंट की कॉस्टिंग, और काफ़ी लाखों का तो मैं घुमा भी चुका हूँ। तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए मैं एक और सेटअप रिकमेंड करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपको थोड़ी सी और चीज़ें दिखानी थी जो कि मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं एडिटिंग के लिए एक ये एसस कंपनी का आता है, रॉग सीरीज़ का लैपटॉप आता है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन इनिशियली मैंने ऐसे स्टार्ट नहीं किया था। इनिशियली मैं अपने मोबाइल से और अपने पुराने लैपटॉप से यूज़ करता था, उससे एडिटिंग करता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब मेरे सब्सक्राइबर्स गेन होने शुरू हुए, तो मेरे को ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे 4K वीडियो एडिट करने के लिए एक अच्छा पावरफुल मशीन चाहिए, पावरफुल लैपटॉप चाहिए। तब मैंने यूज़ किया। तो ये एक एसस का रॉग सीरीज़ का लैपटॉप है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ। वैसे ये एडिटिंग के लिए नहीं है, तो इसका मेन पर्पस ये गेमिंग लैपटॉप है। लेकिन कोई भी अगर गेमिंग लैपटॉप होता है तो उसकी जो वीडियो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसमें अच्छा ग्राफिक कार्ड डला हुआ होता है और मीडिया के जो भी सारे फंक्शन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो आमतौर पे जो भी अगर गेमिंग लैपटॉप होता है तो वो आपको वीडियो एडिटिंग करने में या फिर वीडियो प्रोसेसिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम जो होता है, पूरी जो उनकी प्रोसेसिंग मशीन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और साथ ही मैं यूज़ करता हूँ कुछ इस टाइप के ट्राईपॉड्स हैं, क्योंकि ये मैं अब यहाँ पर स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो इस टाइप के मुझे ट्राईपॉड्स यूज़ करने होते हैं। इसको तो मैं कई बार अपने साथ कैरी भी करता हूँ बाहर ट्रिप पे। और ये एक लाइट का स्टैंड है, क्योंकि कई बार अगर फेस पे लाइट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, कई बार कुछ रील रिकॉर्ड करनी है, या कई बार कैसी चीज़ों में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं हर चीज़ तो आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन उस टाइप पे ये लाइट वाला जो स्टैंड है ये भी मेरी हेल्प करता है। और अगर बात करें हम रिकमेंडेशन की, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ, तो
वो डिपेंड करेगा देखो कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका बजट कैसा है। तो बेसिकली अगर आप बिल्कुल ही बजट में कोई चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना आपका पहला ट्रिप है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपने व्लॉगिंग करनी है नहीं करनी है, आप एक जस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको अपना फ़ोन से ही यूज़ करो। क्योंकि आजकल के फ़ोन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें साउंड क्वालिटी भी अच्छी आने लग गई है, मतलब फ़ोन थोड़ा ठीक ठाक हो। अब मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो थोड़ा स्पॉन्सर्ड वीडियो हो जाएगा। तो कोई भी आजकल जो भी ज़्यादातर फ़ोन आते हैं सब में कैमरा की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। आजकल 3-3 4-4 इवन 5-5 कैमरे वाले शायद फ़ोन दिखने लग गए, लोगों के पीछे इतने सारे कैमराज लगे हुए होते हैं। तो कैमरा की आई डोंट थिंक सो कि आपको अलग से कुछ ज़रूरत है, लेकिन साथ में आप उसकी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए आप उसमें एक वायर्ड माइक्रोफोन ले सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 300-400 रुपये का आता है अमेज़ॉन पे, काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं। उसमें आपको 2-3 मीटर की वायर मिल जाती है, तो अगर आपको थोड़ा स्ट्रेच भी करना होता है तो उससे भी आपका कनेक्ट हो सकता है। और साथ ही में इसमें आपको जैसे गिम्बल की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट जो वीडियो की स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। हमारे टाइम पे वो चीज़ नहीं होती थी, अगर होती तो आई थिंक मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं थी स्टेबलाइज़र की। तो आपको सिर्फ फ़ोन चाहिए, साथ में आप एक स्टैंड ले सकते हैं जो 200, 300, 400, 500 रुपये का। इवन अगर आप थोड़े से और अच्छी क्वालिटी में जाना चाहो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ोन लेना चाहो, ब्लूटूथ से कनेक्टेड वाले भी आते हैं कि काफ़ी आप लंबा उसको बना के उसको आप ब्लूटूथ से उसको कनेक्ट करके तब भी आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। तो अगर आपका थोड़ा सा और बजट है तो आप एक ब्लूटूथ वाला ट्राइपॉड ले सकते हो, हैंड पॉड ले सकते हो जो होता है। तो बेसिकली आपका यही सेटअप है जो आई थिंक आपको स्टार्ट में करना चाहिए। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं है कि 40-50 हज़ार रुपये लगा के आप गोप्रो खरीदो या फिर ये सारे कैमराज खरीदो और उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। क्योंकि आपको मेनली आपको जो अभी मेहनत करनी है वो आपको कंटेंट में मेहनत करनी है कि आपको अच्छा कंटेंट ढूंढना है। इतनी क्वालिटी का इतना मैटर नहीं करता, लेकिन लेटर ऑन एक स्टेज पे आके जब आप पॉपुलर होने लग जाओ, जब आपको काफ़ी लोग आपको देखने लग जाएं, तब आपको ज़रूरत होती है कि आप अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करो। तो ताकि लोगों को भी थोड़ा थोड़ा चेंज पसंद होता है, उनको भी चाहिए कि हमारे को अब कंटेंट की क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो हमारे को जो वीडियो क्वालिटी है वो भी अच्छी मिले। तो लेटर ऑन हम उस क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं अपना इक्विपमेंट अपग्रेड करके। लेकिन इनिशियली मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करूँगा कि अपने फ़ोन से करो। इन सभी इक्विपमेंट्स को परचेज़ करने का लिंक आपको मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उससे अगर आप लिंक से अगर आप ये चीज़ परचेज़ करोगे तो आपको वो प्राइस उतना ही पड़ेगा। अगर आप अमेज़ॉन से परचेज़ कर रहे हो या फिर फ्लिपकार्ट से परचेज़ कर रहे हो तो जितना प्राइस आप यूजुअली पे करते हो आप उतना ही करोगे। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से परचेज़ करोगे तो मुझे कुछ उसमें से 1% 2% कुछ कमीशन होती है जो मिल जाती है, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कभी इन चीज़ों को ख़रीदने का प्लान करोगे तो कोशिश करो कि मेरे दिए गए लिंक से आप ख़रीदोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्चुअली फ़ोन से व्लॉगिंग कर चुके होंगे और उनका मन होगा कि वो थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, या फिर उनके पास पहली बार भी कर रहे होंगे तो उनके पास बजट होगा, उन्होंने अलग से पैसे निकाल रखे होंगे कि हमारे को एक कैमरा लेना है, एक डेडिकेटेड कैमरा लेना है। क्योंकि कई बार कन्वीनियंस की भी बात आ जाती है कि अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो फ़ोन से कई बार आपको डायरेक्शंस भी देखनी होती है, मैप पे लगाना होता है, किसी का कॉल आ जाता है और कई बार बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो आप सोचते हो कि अगर व्लॉगिंग आप प्रॉपरली करना चाहो तो आपके पास एक कैमरा होना चाहिए। तो अगर आप मेरे से सजेशन मांगोगे कि अगर हमारे को एक कैमरा ख़रीदना है, हमारे पास मोबाइल तो है ही, हम उससे तो रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक हमारे को डेडिकेटेड कैमरा चाहिए व्लॉगिंग के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 कैमरा। दोनों लेने के लिए नहीं कह रहा, दोनों में से आप एक ले सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा DJI का एक्शन कैमरा जो मैं यूज़ करता था, क्योंकि उसमें भी फीचर्स बिल्कुल गोप्रो जैसे ही हैं, जो कि हमारा सेकंड कैमरा होने वाला है। तो उसमें फीचर्स बिल्कुल सेम है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा कम है क्योंकि DJI के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से कम रहते हैं। और कैमरा की क्वालिटी, कलर्स का थोड़ा सा बहुत फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन प्राइस का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ DJI का कैमरा 20,000 का आता है, वहाँ अगर हम GoPro लेने जाएँ तो GoPro की कीमत इस टाइम पे 35 से 40 हज़ार आती है। आई थिंक इस टाइम पे GoPro Hero 10 आ रहा होगा। और DJI का अब ये DJI का Action 2 भी कैमरा आ चुका है, जो कि और ज़्यादा बहुत खतरनाक कैमरा है। तो मैं आपको अगर कम बजट में आप एक और कैमरा लेना चाहते हो तो मैं आपको DJI का एक्शन सजेस्ट करूँगा। लेकिन आप सोचते हो कि मेरे को एक ही बार लेना है और मेरे को अच्छा लेना है और मेरा बजट भी थोड़ा ज़्यादा है, 35-40 हज़ार का अगर आप बजट लेके चल रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग GoPro का Hero 10, GoPro Hero 9 या 8, वो आप अपने बजट के हिसाब से देख लेना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप GoPro लो। तो ये आपको मैंने एक सजेशन दे दिया जिन लोगों को एक एडिशनल कैमरा रखना है डेडिकेटेड व्लॉगिंग के लिए। उसके बाद देखो इच्छाओं की कोई कमी नहीं होती, उसके बाद हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो जैसे जैसे आपका करियर ग्रो करेगा, जैसे जैसे आपको उस चीज़ में मज़ा आने लगेगा,
तो तब आप देखना कि आप धीरे धीरे करके आप अपनी चीज़ों को एक्सपेंड करो, जैसे कि मैंने किया। मैंने भी कोई एकदम से नहीं ले लिया था, अभी जो इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं तो धीरे धीरे करके ही बनी हैं, और आगे चलता रहेगा तो मैं और भी चीज़ों को एक्सपेंड करूँगा, और भी अच्छे कैमराज लूँगा, और भी अच्छा इक्विपमेंट लूँगा, जिससे और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आप सबके लिए लेके आ पाऊँ। और बाकी अगर बात करें कि अभी कंटेंट तो बन गया, अब इसको एडिट कैसे करें, तो इसके लिए भी अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको लैपटॉप में ही एडिट करो। मैंने लैपटॉप अच्छा है इसलिए लिया था क्योंकि मेरी जो वीडियो फुटेज होती है मैं 4K वीडियो में शूट करता हूँ मोस्टली। तो क्योंकि उसमें अगर आप बड़ी स्क्रीन पे भी देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, तो उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। लेकिन 4K शूट करने के आपको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि आपको उसको एडिट करने के लिए एक अच्छा लैपटॉप, एक अच्छी मशीन चाहिए होती है। फिर आपको स्टोरेज के लिए बहुत सारी हार्ड ड्राइव चाहिए होती हैं, क्योंकि जितनी बड़ी वो फाइल होगी, जितनी हैवी रेजोल्यूशन वाली फाइल होगी, तो उतना ही हैवी रेजोल्यूशन के लिए आपको उतनी ज़्यादा वो स्पेस लेगी, उतनी ज़्यादा आपको हार्ड ड्राइव रखनी पड़ेंगी, उतना ही बड़ा आपको मशीन लेनी पड़ेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने हमेशा से की है और मुझे नहीं करनी चाहिए थी, आई थिंक। तो उसी की वजह से मुझे लैपटॉप लेना पड़ा था। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1080 पिक्सल में रिकॉर्ड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब को उससे कोई मैटर नहीं करता कि 4K में अगर आप दिखा रहे हो तो आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, सब कुछ नहीं होता। अगर आप 1080 में भी रिकॉर्ड कर रहे हो तो यूट्यूब ने आप उतने ही बंदों को दिखाना है। मैटर करेगा आपका क्वालिटी, आपका कंटेंट किस टाइप का है, आपका कॉन्फिडेंस किस टाइप का है, लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं, उससे आपके व्यूज़ पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन 1080 हो या 4K हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप 1080 यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल बहुत सारी हार्ड ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अगर 1 TB की भी रखते हो तो उसमें भी आपका बहुत सारा डाटा आ जाएगा। इवन आप पेन ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हो। और सेकेंडली, आपको उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है वीडियोज़ एडिट करने के लिए। फ़ोन में बहुत सारी ऐप आती हैं, बहुत सारी फ्री ऐप्स आती हैं, InShot आती है, और भी काफ़ी तरीके की एप्लीकेशंस आती हैं। आप अगर ज़रा सा प्ले स्टोर में जाओ या फिर ऐप स्टोर में जाओ, उसमें सर्च करोगे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपको ईजिली सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। और बहुत सारे वो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। और उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ एडिटिंग कर रहे हो तो, और बहुत लेंथी वीडियोज़ हैं, तो मे बी उनका 200-300 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है, आप वो ले सकते हो। उससे भी आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी मिल जाएंगे और आप उससे रिकॉर्ड कर सकते हो। अब कई लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे पास लैपटॉप है तो हमारे को लैपटॉप के लिए बताओ। अगर आपके पास लैपटॉप ओरिजिनली है, आप नया खर्चा नहीं कर रहे और उसमें आप पूछ रहे हो कि आप कौन सी ऐप से आप तो एडिटिंग कर सकते हो, तो लैपटॉप में मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक तो एडोबी प्रीमियर प्रो। तो वो तो एक तरीके की गुरु ऐप है। मतलब इन द एंड आपको, अगर आप ये व्लॉगिंग करते रहते हो तो आपको उसी तक ही पहुंचना है। तो उसमें आप 1080 पिक्सल की भी, इवन 4K रेजोल्यूशन की भी आप वीडियोज़ एडिट कर सकते हो। लेकिन फिर वही बात है, अगर 4K की है तो आपके लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी नहीं चाहिए, प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको मैं एडोबी प्रीमियर प्रो सजेस्ट करूंगा अगर आपकी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है। अगर नहीं भी है तो उसके हल्के वर्जन्स भी आते हैं, प्रीमियर प्रो लाइट आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। साथ में और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगर आप सिर्फ गूगल पे सर्च करोगे कि भाई मुझे कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर्स फॉर वीडियो एडिटिंग ऑन लैपटॉप, तो आपको छोटे सॉफ्टवेयर्स भी मिल जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बाकी बजट के बारे में देखो, मैं कैमरे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस बजट में आप कौन सा कैमरा ले सकते हो, कौन सा सेटअप आप रख सकते हो। लेकिन मैं आपको ज़्यादा कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं क्या उस ज़्यादा पैसा मैं इक्विपमेंट पे लगाऊँ या फिर मैं अपने ट्रैवल करने पे लगाऊँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ट्रैवल करने पे लगाओ, क्योंकि जितना आप ट्रैवल करोगे उतना आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। और इनिशियली अगर आपका चैनल ग्रो करेगा तो वो आपका कंटेंट की वजह से करेगा, पिक्चर क्वालिटी की वजह से नहीं करेगा। लेटर ऑन आपकी पिक्चर क्वालिटी की वजह से आपको लोग और ज़्यादा जुड़ेंगे, आपको और ज़्यादा प्यार देंगे, बट इनिशियली आपको चाहिए कंटेंट। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा फोकस रखो कि आप कैसे सस्ते में ट्रिप प्लान करके, जो भी आपका बजट है, जो भी आपके पैसे हैं, 30,000 हैं, 50,000 हैं, 1 लाख है, जितना भी आप बजट लेके चल रहे हो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए, तो उसमें आप पहले ट्रैवल ये करो कि आप सस्ती कंट्रीज़ ढूंढो। और जैसे साउथ ईस्ट एशिया जा सकते हो, वहाँ पर बहुत सस्ते में ट्रैवल हो जाता है। अब तो कोविड का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं, तो ट्रैवल करना और भी इजी हो जाएगा और भी सस्ता हो जाएगा। हमारे टाइम में तो बहुत महंगा था, हर चीज़ के डबल पैसे देके हम लोगों ने ट्रैवल किया है। तो ज़्यादा मैं आपको कहूँगा ज़्यादा फोकस रखो कि आप कैसे आपको सस्ते में ट्रैवल करना है। बाकी इनिशियली अगर आप सोच रहे हो कि व्लॉगिंग स्टार्ट करने की, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप इंडिया से ही स्टार्ट करो। दो इंडिया के वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, लेकिन ये आपके ऊपर है कि अगर आप उस कंटेंट को बहुत अच्छे से दिखा पाओ और कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आ पाओ तो लोग देखते भी हैं। क्योंकि इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, काफ़ी लोग हैं बनाने वाले वीडियोस, और लोगों ने वो चीज़ें देखी भी होती हैं। और थोड़ा हमारा इंडियन मेंटेलिटी ये भी होती है कि हमारे को बाहर की चीज़ें देख के ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
तो वो थोड़ा सा फ़र्क रहता है। लेकिन अगर आप इंडिया में ट्रैवल करोगे तो आपका खर्चा बहुत कम होगा और आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप अपनी जो कैमरा के आगे अगर आप शाय हो, आप थोड़े से छुपे रुस्तम हो कैमरे के आगे, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए इंडिया से ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा हो रहा होगा और आप इजीली अपनी लैंग्वेज में बोल के और मतलब वो अपने एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह के आप अपनी जो वो दिक्कत है उसको दूर कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस ले सकते हो कि आपको व्लॉगिंग समझ में आ रही है कि नहीं। उसके बाद आप अपना इन्वेस्ट करो, बाहर के ट्रिप प्लान करो और बजट तरीके से प्लान करो। तो ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया, इक्विपमेंट के बारे में बताया। आई होप इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको पता लगा होगा कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या अच्छा रहेगा। और अगर आप ये नई व्लॉगिंग नहीं भी प्लान कर रहे तो आपको ये पता लगा होगा कि हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा खर्चे होते हैं और कैसे करके हम सर्वाइव करके आपके लिए ये वीडियोस लेके आते हैं। बाकी वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और जो नए व्लॉगर्स हैं उनको पता लगे कि उनके लिए क्या सेटअप अच्छा हो सकता है, उनकी लाइफ को वो कैसे अच्छा बना सकते हैं। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।